बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, कल हमने इंटेंसिटी लेवल के बारे में पढ़ा था कि इंटेंसिटी लेवल क्या होती है। उसके अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि इंटेंसिटी लेवल का मतलब होता है लाउडनेसेस के दरमियान डिफरेंस। जब कोई भी साउंड होती है, उस साउंड की लाउडनेस और विस्पर की लाउडनेस के दरमियान डिफरेंस अगर हम करें, तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो इंटेंसिटी लेवल कहलाता है। अब उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आगे जो हमारा लास्ट रिलेशन है इस टॉपिक के अंदर, लाउडनेस और इंटेंसिटी लेवल के दरमियान जो है वो कौन सा रिलेशन है, वो भी करते हैं बेटा। देखिए बेटा, सपोज करें कि अगर इस तरह से हमारे पास हो, इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला हमने कल कर लिया था बेटा। और इंटेंसिटी लेवल के फार्मूले में हमने ये बात की थी, दो फार्मूलेज बेटा हमने बनाए थे। फार्मूला P इज इक्वल टू के लॉग आई अपन आई नॉट। ठीक है, एक फार्मूला हमने ये किया था और दूसरा फार्मूला हमने B की सूरत में लिखा था के लॉग आई अपन आई नॉट। इसके अंदर मैंने आपको कहा था कि जब P हम लिखते हैं तो K की वैल्यू 1 रखते हैं और जो आंसर हम लिखते हैं वो बेल के अंदर लिखते हैं। लेकिन जब हम B के अंदर लिखते हैं तो K की वैल्यू 10 लिखते हैं और आंसर जो हम लास्ट लिखते हैं उसके अंदर यूनिट जो हम रखते हैं वो डेसीबेल रखते हैं। ठीक है, तो ये दो ऐसे फार्मूलाज हैं जिनका जो आंसर होगा वो बेल में या डेसीबेल में आएगा बेटा। अब अगर आप एक क्वेश्चन लिखें कि इस तरह से जो है वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि व्हाट इज इंटेंसिटी लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। बेटा, थ्रेशोल्ड ऑफ पेन की इंटेंसिटी लेवल बताएं। ठीक है बेटा, थ्रेशोल्ड ऑफ पेन के बारे में हमने डिस्कस किया था। वो आवाज, जो आवाज आप सुकून के साथ आपका कान बर्दाश्त कर सकता है, आपके कान के बर्दाश्त करने की जो आखिरी हद होती है उसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। अगर उससे बड़ा साउंड होगा तो आपके कान में पेन होना शुरू हो जाएगा। तो मीन्स ऐसी आवाज जो कान बर्दाश्त कर सकता है, उसकी जो आखिरी लेवल होती है, जो बड़े से बड़ी ऐसी आवाज जिसको कान बर्दाश्त कर सकता है बगैर पेन के, तो ऐसी आवाज को थ्रेशोल्ड ऑफ पेन कहा जाता है। अब देखिए बेटा, आपको पता है कि थ्रेशोल्ड ऑफ पेन की इंटेंसिटी होती है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। आपको पता है बेटा, आई नॉट होता है थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, ये होती है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब आप इसको इंटेंसिटी लेवल को इस तरह से ले सकते हैं बेटा, P इज इक्वल टू के। बेटा K की वैल्यू 1 होगी जब हम P इस्तेमाल करते हैं, लॉग I। बेटा I होता है बेटा 1 अपन आई नॉट होता है 10⁻⁻12 बेटा। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं बेटा, 1 into log 10⁻12 कर सकते हैं बेटा। ये ऊपर जाएगा, पॉजिटिव का होगा तो ये हो जाएगा बेटा 12 बेल बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा ये यूनिट है बेल। कैपिटल बी जो हम लिखते हैं ये बेल की जो है वो सिंबल है, तो ये आंसर आ जाएगा कि ये 12 बेल जो है वो इसका जो है वो इंटेंसिटी लेवल है। अब अगर आप बीटा के अंदर लिखोगे तो इज इक्वल टू 10 log आई अपन आई नॉट, तो ये हो जाएगा 10 into log
10 पावर 12, तो ये हो जाएगा 120 डेसीबेल। इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो डेसीबेल के अंदर अगर आप आंसर लिखोगे तो 120 डेसीबेल होगा, और अगर बेल के अंदर लिखोगे तो 12 बेल होगा। इसका मकसद है कि इंटेंसिटी लेवल जो होती है, जो इंटेंसिटी लेवल है थ्रेशोल्ड ऑफ पेन की, वो 12 बेल है या 120 डेसीबेल है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं बेटा। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि व्हाट इज इंटेंसिटी लेवल ऑफ रेफरेंस पॉइंट ऑफ साउंड बेटा। साउंड की रेफरेंस पॉइंट की इंटेंसिटी लेवल क्या है? देखिए बेटा, साउंड की रेफरेंस पॉइंट विस्पर है। अब ये पूछा जा रहा है कि विस्पर की इंटेंसिटी लेवल कितनी है। देखिए बेटा, इंटेंसिटी लेवल होती है लाउडनेसेस के दरमियान डिफरेंस। मींस किसी भी आवाज की जब आपने लाउडनेस जो है वो लाउडनेस लेके उससे अगर विस्पर की लाउडनेस को माइनस करोगे तो इंटेंसिटी लेवल आ जाएगी। अब यहाँ पे कहा ये गया है कि आपको इंटेंसिटी लेवल बतानी है, लेकिन किसकी इंटेंसिटी लेवल बतानी है? रेफरेंस पॉइंट की। रेफरेंस पॉइंट तो होता ही विस्पर है। अब इसका मतलब है आपको कहा जा रहा है कि विस्पर की इंटेंसिटी लेवल कितनी है। देखिए बेटा, विस्पर तो है ही खुद वो पॉइंट जिससे किसी को माइनस किया जाता है। तो अब अगर यहाँ पे आई लेंगे तो भी विस्पर होगा, आई नॉट तो वैले विस्पर है। तो इस तरह से ये हो जाएगा, इसकी जीरो होगी, क्योंकि विस्पर की इंटेंसिटी लेवल जब विस्पर से माइनस करेंगे तो जवाब आएगा जीरो बेटा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं बेटा कि ये हमारे पास हो जाएगा बेटा कि I इज इक्वल टू 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट होती है बेटा 10⁻⁻12। और ये भी हो जाता है बेटा I नॉट इज इक्वल टू 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। आप कर सकते हैं बेटा P इज इक्वल टू K इंटू लॉग 10⁻⁻12 अपॉन 10 पावर। इस तरह से आप करेंगे बेटा 10⁻⁻12 इज इक्वल टू लॉग बेटा 1 होगा। ठीक है, और लॉग वन वन को आप इस तरह से लिख सकते हैं बेटा 10⁻0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो आप कर सकते हैं बेटा कि P इज इक्वल टू 0 बेटा। ठीक है, तो ये हो जाता है बेटा कि इस तरह से आप इंटेंसिटी लेवल जो है वो ले सकते हैं किसी भी आवाज की। एक और भी ले सकते हैं बेटा कि व्हाट इज इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड हैविंग इंटेंसिटी 10 for 4 times 10 for 4 times intensity of whisper। ठीक है बेटा, ऐसी आवाज जिसकी इंटेंसिटी 10 पावर 4 टाइम्स ज्यादा हो विस्पर से, तो उसकी इंटेंसिटी लेवल कौन सी हो जाएगी बेटा? तो इसके अंदर आप करोगे बेटा I इज इक्वल टू 10 पावर 4 I नॉट। तो आप यहाँ पे करोगे बेटा P इज इक्वल टू के लॉग I। I के बारे में आप लिखोगे 10 पावर 4 I नॉट अपन I नॉट बेटा ये कैंसल इज इक्वल टू लॉग 10 पावर 4। तो आप इसको कहोगे बेटा 4 बेल। ठीक है, या अगर आप डेसी बेल के अंदर लिखोगे तो 40 dB हो जाएगा।
डेसिबल के अंदर 40 dB होगा और बेल के अंदर कितना हो जाएगा, 4 बेल हो जाएगा। तो इस तरह से आप इंटेंसिटी लेवल जो है वो उसको चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं बेटा, हमारा जो इस टॉपिक का लास्ट रिलेशन है बेटा, वो होता है रिलेशन बिटवीन intensity level and loudness बेटा। इंटेंसिटी लेवल और लाउडनेस के दरमियान क्या ताल्लुक है, उसको अब हम पढ़ेंगे बेटा। देखिए, आपको पता है कि इंटेंसिटी लेवल जो होती है वो डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस है। तो बेटा जो चीज डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस के बराबर है, तो जो यूनिट लाउडनेस का होना चाहिए वो इंटेंसिटी लेवल का होना चाहिए। जो यूनिट इंटेंसिटी लेवल का होना चाहिए वही यूनिट लाउडनेस का होना चाहिए, क्योंकि इंटेंसिटी लेवल डिफरेंस ऑफ लाउडनेस के बराबर है। अगर डिफरेंस ऑफ लेंथ है तो डिफरेंस ऑफ लेंथ का यूनिट भी लेंथ होना चाहिए। इसी तरह से इंटेंसिटी लेवल जो होती है वो डिफरेंस ऑफ लाउडनेस है। तो इसका मतलब है इंटेंसिटी लेवल और लाउडनेस जो होती है इनका यूनिट सेम होना चाहिए। कुछ अरसे के लिए ये यूनिट सेम भी था। जो यूनिट इंटेंसिटी लेवल का था वही यूनिट जो है वो लाउडनेस का था। लेकिन देखिए, आपको पता है कि इंटेंसिटी और लाउडनेस के दरमियान वेबर फेनरला हमें बताता है कि लॉगरिथमिक रिलेशन है। ये एक ऐसा रिलेशन नहीं है जिसमें लाउडनेस एक बार बढ़े तो इंटेंसिटी भी एक बार बढ़े, या इंटेंसिटी एक बार बढ़े तो लाउडनेस भी एक बार बढ़े। ऐसा ये रिलेशन नहीं है, ये लॉगरिथमिक रिलेशन है। और लॉगरिथमिक रिलेशन हमें बताता है कि अगर इंटेंसिटी लेवल 10 बार बढ़ेगी तो लाउडनेस तो एक बार बढ़ेगी। तो ये लॉगरिथमिक रिलेशन होने की वजह से ये महसूस किया गया कि इंटेंसिटी लेवल का यूनिट जो है वो लाउडनेस को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी लेवल और लाउडनेस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं लॉगरिथमिक बेस से। और लॉगरिथमिक बेस के अंदर एक चीज जो होती है एक बार बढ़ने से दूसरी चीज एक बार नहीं बढ़ती। जैसे हमने देखा है यहाँ पे कि अगर इंटेंसिटी 10 बार बढ़ती है तो लाउडनेस डबल होती है। इसलिए क्या किया गया कि लाउडनेस और इंटेंसिटी का रिलेशन बना के लाउडनेस को एक और यूनिट दिया गया। ठीक है, तो अब हम पहले रिलेशन लिखता हूं मैं कि लाउडनेस और इंटेंसिटी लेवल के दरमियान क्या ताल्लुक है बेटा। तो लाउडनेस और इंटेंसिटी लेवल के दरमियान ये रिलेशन होता है बेटा, लाउडनेस इज इक्वल टू के आई अपन आई नॉट पावर 0.3। इसको कहा जाता है बेटा पावर लॉ। ठीक है, ये एक 0.3 के हिसाब से एक पावर बनता है, जिसके हिसाब से ये रिलेशन है। ये रिलेशन किसके दरमियान है बेटा, लाउडनेस और इंटेंसिटी के दरमियान। और ये देखिए 0.3 का रिलेशन और 0.3 का पार जो होता है, इस हिसाब से इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनता। इसलिए लाउडनेस जो होती है उसका यूनिट जो है बेटा वो तब्दील कर दिया गया। अब आप इसको कहेंगे कि यहाँ पे k की वैल्यू जो होती है ये होती है 1/16। यहाँ पे हम k की वैल्यू रखते हैं 1/16। और यूनिट ऑफ लाउडनेस जो होता है बेटा, यूनिट ऑफ लाउडनेस इज सोन बेटा। ठीक है, ये ऐसा यूनिट है बेटा लाउडनेस का। ठीक है, अब ये 1 सोन किसके बराबर होता है बेटा। ठीक है, 1 सोन का मकसद है बेटा ऐसी आवाज जिसकी इंटेंसिटी लेवल 10 पावर 4 जो हो, जिसकी इंटेंसिटी 10 पावर 4 हो।
या जिसकी इंटेंसिटी 10 पावर 4 टाइम्स ज्यादा हो, किससे? विस्पर से। और जिसकी इंटेंसिटी लेवल 40 डेसिबेल हो, या जिसकी इंटेंसिटी लेवल 4 बेल हो, और जिसकी फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज हो। ऐसी आवाज जिसकी फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज हो और उसकी इंटेंसिटी लेवल 40 डीबी हो, या उसकी इंटेंसिटी 4 बेल हो, या उसकी इंटेंसिटी जो हो वो 10 पावर 4 टाइम्स ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ विस्पर हो, तो ऐसे आवाज की जो लाउडनेस होती है, उस लाउडनेस को हम कहते हैं कि ये वन सोन है बेटा। तो वन सोन को आप इस तरह से डिफाइन करोगे बेटा। वन सोन का मकसद होता है बेटा इज इक्वल टू 40 डीबी या 4 बेल एट 1000 हर्ट्ज। ऐसी आवाज जिसकी इंटेंसिटी लेवल 40 डीबी हो या 4 बेल हो और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो, 10 पावर जो है वो 1000 हर्ट्ज हो, तो ऐसे आवाज की जो लाउडनेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि ये वन सोन है। या आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसी आवाज जिसकी इंटेंसिटी 10 पावर 4 टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ विस्पर हो। ये एक ऐसी आवाज होती है जिसकी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 10 पावर 4। इसकी इंटेंसिटी लेवल 40 dB होनी चाहिए, जबकि इसकी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 10 पावर 4 टाइम्स ग्रेटर देन विस्पर होनी चाहिए। तो ऐसी आवाज जिसकी इंटेंसिटी 10 पावर 4 टाइम्स ज्यादा होती है विस्पर से, और जिसकी इंटेंसिटी लेवल 40 डेसिबेल होती है या 4 बेल होती है, और उसकी फ्रीक्वेंसी 1000 होती है हर्ट्ज, तो ऐसी आवाज जो होती है उसके लाउडनेस को हम कहते हैं कि ये एक सोन के बराबर है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं बेटा, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है पिच या फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पिच या इसको बेटा टिम्बर भी कहा जाता है, क्वालिटी को टिम्बर कहा जाता है बेटा। ठीक है, अब ये पिच क्या होती है बेटा? ठीक है, क्वालिटी को टिम्बर कहा जाता है, पिच को नहीं कहा जाता। देखिए, पिच का मतलब क्या होता है बेटा? देखिए, मैंने आपको कल एक बात डिस्कस की थी कि आवाज की जो एम्पलीट्यूड है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ, मेरे साउंड का जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड अपने आप को किसी और इंसान के जब एयर के ऊपर पड़ेगा तो एज अ लाउडनेस जाहिर करेगा। लाउडनेस जो होती है, आप कह सकते हैं कि लाउडनेस सेंसेशन है एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। के साउंड जब किसी भी दूसरे इंसान के कान पे पड़ता है तो उस इंसान के ऊपर जो साउंड के एम्पलीट्यूड का जो असर होता है वो लाउडनेस की सूरत में जाहिर होता है। इसी तरह से अगर बेटा किसी भी आवाज की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जब सामने वाले बंदे के ऊपर आवाज पड़ती है तो फ्रीक्वेंसी जो अपना असर दिखाती है वो पिच की सूरत में असर दिखाती है। अगर पिच का मकसद होता है साउंड का श्रिल होना या साउंड का ग्रेव होना, जैसे मेल साउंड जो होती है वो भारी आवाज होती है, जबकि फीमेल साउंड और बच्चों की साउंड जो होती है वो श्रिल होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है। आप कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी का जो टेस्ट होता है वो होता है पिच। कि फ्रीक्वेंसी अपने आप को जो जाहिर करती है, फ्रीक्वेंसी अपने आप को जो अपीयर करती है वो बेटा पिच की सूरत में करती है। जिस आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उस आवाज की श्रिलनेस ज्यादा होती है, जिस आवाज की फ्रीक्वेंसी कम है उसकी पिच कम होती है, वो आवाज जो होती है वो भारी होती है। तो आवाज का श्रिल होना या ग्रेव होना जो रिलेटेड है वो पिच के साथ रिलेटेड है। और पिच जो होती है वो किसके साथ रिलेटेड है?
वो रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी के साथ। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ज्यादा पिच होगी, फ्रीक्वेंसी कम है तो कम पिच होगी बेटा। ठीक है बेटा, आप कह सकते हैं कि पिच इज रिलेटेड विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। ठीक है, मोर फ्रीक्वेंसी मोर पिच, लेस फ्रीक्वेंसी लेस पिच। अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो ज्यादा पिच होगी, अगर कम फ्रीक्वेंसी है तो कम पिच होगी। आप कह सकते हैं बेटा कि पिच का ताल्लुक जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ है, या पिच जो है वो सेंसेशन है किसकी, फ्रीक्वेंसी के। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि पिच जो होती है बेटा, पिच इज सेंसेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। पिच जो होती है बेटा ये फ्रीक्वेंसी की सेंसेशन है। ठीक है, पिच जो है ये सेंसेशन है फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ। बेटा पिच इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। इसके बाद है हमारे पास बेटा साउंड की क्वालिटी बेटा। अब ये जो क्वालिटी ऑफ साउंड होती है बेटा, ये क्वालिटी ऑफ साउंड क्या होती है बेटा? ठीक है, अब ये क्वालिटी ऑफ साउंड किसको कहा जाता है, या क्वालिटी क्या होती है बेटा, आवाज की क्वालिटी क्या होती है? देखिए बेटा, आपने महसूस किया होगा कि जब सेम वर्ड्स, सेम लेटर्स, हम कोई लैंग्वेज बोलते हैं, अगर हम उर्दू की बात करें तो अगर 5-10 बंदे उर्दू बोलेंगे तो बेटा वो बोलने वाले सेम लेटर उर्दू के अल्फाबेट के बोलेंगे। जो उर्दू के अल्फाबेट के अंदर लेटर्स हैं वही मैं बोलूंगा, वही कोई और बोलेगा। तो जब हम कोई लैंग्वेज बोलते हैं तो उसके अंदर हम सेम लेटर्स, सेम वर्ड्स, क्योंकि वर्ड्स लेटर से बने हुए होते हैं, तो बेटा वर्ड्स तो हम सेम ही बोलते हैं। फिर जब हम सेम वर्ड्स बोलते हैं तो वो आपको पता है, जब आवाज से हमें पता लग जाता है कि ये आवाज इस बंदे की है या इस बंदे की, जबकि वो बंदा वही सेम लफ्ज बोल रहा होता है जो कोई और बोलता है। तो फिर जब हम सेम वर्ड्स बोलते हैं तो उनके अंदर, डिफरेंट इंसानों के सेम वर्ड्स के अंदर डिफरेंस क्यों आता है, इसको कहा जाता है क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सॉन्ग को ले, अगर दो डिफरेंट सिंगर्स सेम सॉन्ग गाएंगे तो आपको महसूस होगा कि ये इस सिंगर की आवाज है, ये इस सिंगर की आवाज। आवाज से हमें पता लग जाता है कि ये किस बंदे की आवाज है। तो ये ऐसा क्यों होता है, और इसी चीज को कहा जाता है क्वालिटी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक ही सिंगर का सॉन्ग है, आप दो डिफरेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर प्ले करो, एक आवाज आप एक अच्छे प्लेयर के ऊपर प्ले करो, एक आवाज आप ऐसे प्लेयर के ऊपर प्ले करो जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो पता है उसका आपको फर्क महसूस हो जाएगा। अच्छे प्लेयर के ऊपर उसी सिंगर की जो आवाज होगी वो आपको अच्छी लगेगी, लेकिन जिस प्लेयर की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी उसके ऊपर उसकी आवाज आपको अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है बेटा? ठीक है, ये क्वालिटी की वजह से होता है कि जब एक ही जैसी आवाजें, एक ही वर्ड्स, एक ही लेटर्स जो होते हैं वो डिफरेंट अपीयर क्यों होते हैं, इसको सबसे पहले हेल्महोल्ट्ज ने जो है वो स्टडी किया था और इसने इसका काज बताया था बेटा। ठीक है, तो आप इसके बारे में कहेंगे बेटा कि
ठीक है, इस बंदे ने बेटा क्वालिटी ऑफ साउंड को जो है वो स्टडी किया और इसने इसका रीजन बताया। इसने रीजन ये बताया कि जब दो इंसान सेम वर्ड्स बोलते हैं तो उनके वेव फॉर्म्स अलग बनते हैं। अब ये वेव फॉर्म क्या होता है बेटा, देखें मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ। सपोज करें बेटा कि एक बंदा बात करता है बेटा, सपोज करें एक बंदा बात करता है, एक वर्ड बोलता है जिसमें एक फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल होती है और दूसरी सपोज करें थर्ड फ्रीक्वेंसी से बोलता है। एक बंदा एक वर्ड बोलता है जिसमें दो फ्रीक्वेंसीज है बेटा, एक फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है और दूसरी उसके अंदर कौन सी फ्रीक्वेंसी है बेटा, थर्ड फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं हेलो बोलता हूं, तो इस हेलो में आप समझे एक वर्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाला है और दूसरा लेटर जो है वो थर्ड फ्रीक्वेंसी वाला है। एक लेटर इसके अंदर, एक वर्ड के अंदर लेटर्स होते हैं, सपोज करें एक लेटर एक फ्रीक्वेंसी वाला है, दूसरा लेटर जो है वो थर्ड फ्रीक्वेंसी वाला है। अब जाहिर सी बात है जब मैं बोलूंगा तो ये आपस में मिक्स होके बाहर आएंगे। जब ये मिक्स होके बाहर आएंगे तो ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी और थर्ड फ्रीक्वेंसी मिलके एक कंबाइंड वेव शेप बनाएंगे। तो सपोज करें इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ये इस तरह से एक वेव फॉर्म बना बेटा, ये इस तरह से वेव फॉर्म बना। ये फर्स्ट और थर्ड ने मिलके ये वेव फॉर्म बना, ये एक बंदे का है। अब दूसरा बंदा भी अगर वही सेम आवाज बोलता है बेटा, अगर दूसरा बंदा भी सेम आवाज बोलता है, एक फ्रीक्वेंसी उसमें फंडामेंटल होती है और दूसरी उसके अंदर बेटा थर्ड फ्रीक्वेंसी होती है। अगर ये दूसरा बंदा है, इसने भी वही सेम जो है वो वर्ड बोला है, तो यहाँ पे जो इनका वेव फॉर्म बनेगा, इस वेव फॉर्म में फर्क आ जाता है। एक बंदा जो होता है बेटा, देखिए ये एक बंदे का वेव फॉर्म बना है और ये दूसरे बंदे का वेव फॉर्म बना है। तो जब हम बोलते हैं तो उसके अंदर एक वर्ड के अंदर बहुत सारे लेटर्स होते हैं और डिफरेंट लेटर्स की फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट होती है। तो जब ये मिक्स होके ये एक वर्ड की सूरत में बाहर आते हैं तो उनका एक वेव फॉर्म बनता है, उनका एक वेव शेप बनता है। वो वेव शेप जो होता है वो सेम वर्ड के वेव शेप्स जो बनते हैं वो डिफरेंट इंसानों के डिफरेंट बनते हैं, क्योंकि हर इंसान के गले में से जब आवाज निकलती है तो उसका वोकल कार्ड और मुख्तलिफ चीजें डिफरेंट होती हैं, उनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट होती है। सपोज करें मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 20 है, किसी और बंदे की 21 हो सकती है, तो मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और उस बंदे की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तो मेरी थर्ड फ्रीक्वेंसी और उसकी थर्ड फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी। मेरी थर्ड फ्रीक्वेंसी 60 होगी, उसकी थर्ड फ्रीक्वेंसी 63 होगी। तो 20 और 60 मिलके वेव फॉर्म अलग बनाएंगे और 21 और 63 मिलके एक वेव फॉर्म अलग बनाएंगे, वेव शेप्स अलग बन जाएंगे। इसलिए सेम जो लेटर होता है उसके ऊपर डिफरेंट क्वालिटी आपको महसूस होती है। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सेम गिटार होती है, आप मुख्तलिफ कंपनी की ले ले, भले उनकी स्पेसिफिकेशन एक जैसी हो, भले उनके अंदर तारें एक जैसी लगी हो, लेकिन उनमें से निकलने वाली आवाज एक जैसी नहीं होगी, क्योंकि हर एक के अंदर कुछ न कुछ फर्क होता है बेटा। टेलीफोन के ऊपर अगर किसी इंसान की आवाज आती है तो उसको भी हम पहचान लेते हैं, इसलिए कि हेलो तो सब बोलते हैं, लेकिन उस हेलो का जो वेव फॉर्म बनता है वो डिफरेंट इंसानों का डिफरेंट बनता है, जो क्वालिटी की सूरत में हमारे कान के ऊपर अपीयर होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि क्वालिटी जो होती है वो एक्चुअली ये जो वेव फॉर्म्स होते हैं, जो वेव का शेप्स बनते हैं, ये वेव शेप्स अपने आप को तो जाहिर करते क्वालिटी की तरह करते हैं बेटा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं बेटा, डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन
quality of sound is due to wave forms। ठीक है, ये हो गई बेटा हमारे पास क्वालिटी। इसके बाद हमारे पास बेटा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सुपरपोजिशन। ये भी हम पढ़ चुके हैं बेटा, ये टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं इसको फिर रिपीट कर देता। ठीक है, अब ये सुपरपोजिशन क्या होती है बेटा? सुपरपोजिशन का मतलब होता है बेटा कि ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब दो या दो से ज्यादा वेव्स एक ही मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो एक ही मीडियम में ट्रेवल करने की वजह से कंबाइन होके एक सिंगल वेव की सूरत ले लेती है। तो जब दो या दो से ज्यादा वेव्स एक ही मीडियम में ट्रेवल करें और वो कंबाइन होके एक सिंगल वेव की सूरत ले ले तो ऐसी वेव्स की कॉम्बिनेशन को सुपरपोजिशन कहा जाता है। ये सब वेव्स की जनरल प्रॉपर्टी है। मैकेनिकल वेव्स हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो, ट्रांसवर्स वेव्स हो, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो, सब की सब वेव्स जो होती हैं वो सुपरपोजिशन करती है। इवन जो मेटर वेव्स होती हैं वो भी सुपरपोजिशन करती है। तो मेटर वेव्स जो होती है वो भी सुपरपोजिशन के रूल को फॉलो करती है। तो हर वो चीज जिसके अंदर वेव की प्रॉपर्टीज होती है वो सुपरपोज करती है। आप इसका एक कॉमन एग्जांपल देख सकते हैं कि जो विजिबल लाइट होती है उसके अंदर हम कहते हैं 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर की 300 वेवलेंथ मौजूद होती है। जब ये सन से लाइट निकलती है तो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर वाली सब की सब वेव्स कंबाइन होके एक व्हाइट लाइट का शेप ले लेती है और व्हाइट लाइट की सूरत में ये सन से लेकर अर्थ तक पहुंचती है। तो ये सुपरपोजिशन है। तो सुपरपोजिशन के बारे में आप कहोगे कि सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि वेव्स का आपस में कंबाइन होना। जब दो या दो से ज्यादा वेव्स एक ही मीडियम से गुजरती है तो वो कंबाइन होके सिंगल वेव बना लेती है। तो वेव्स का इस तरह से कंबाइन होके सिंगल वेव्स बनाने के जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है सुपरपोजिशन बेटा। ठीक है, तो सुपरपोजिशन को आप इस तरह से कहोगे बेटा कि व्हेन टू और मोर वेव्स सिमिलर वेव्स बेटा, एक जैसी वेव्स ट्रेवल थ्रू सेम मीडियम देन they combine to form single wave which is called principle of सुपरपोजिशन बेटा। इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेटा। इसके अंदर एक जैसी वेव्स हो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के साथ मैकेनिकल के साथ ट्रांसवर्स के साथ लॉन्गिट्यूडनल सिमिलर वेव्स होनी चाहिए बेटा। और इसके अंदर बेटा एक होता है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड is algebraic sum of amplitudes of individual wave। अल्जेब्रिक सम होता है। अल्जेब्रिक सम का मकसद होता है बेटा y इज इक्वल टू y1 y2 प्लस अप टू yn।
इसका मतलब एक ये होता है बेटा, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, जस्ट आप समझे, रिवीजन कर रहा हूँ मैं इसकी, क्योंकि इसमें आगे जो है ना स्टेबल इंटरफेरेंस दिया गया है, जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर या इनके अंदर होता है। सपोज करें ये वेव है और ये दूसरी वेव है बेटा, इनके अंदर क्रेस्ट के ऊपर, ट्रफ के ऊपर, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड y1 प्लस y2 होगा। अगर इस तरह से कोई वेव है बेटा, एक का बेटा इस तरह से क्रेस्ट है और दूसरे का इस तरह से ट्रफ आमने सामने आ जाता है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाता है बेटा y1 माइनस y2 इस तरह से। अगर अपोजिट सेंस में आ जाएंगे तो एम्पलीट्यूड्स को एक दूसरे से माइनस करेंगे, सेम सेंस में आएंगे तो उनको एक दूसरे के साथ ऐड करेंगे बेटा। अब यहाँ पे होता है बेटा नेसेसरी कंडीशन कौन सी होती है बेटा, सुपरपोजिशन के लिए नेसेसरी कंडीशन कौन सी होती है बेटा? नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि वेव्स मस्ट बी ऑफ सेम नेचर बेटा, वेव्स की नेचर सेम होनी चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के साथ, मैकेनिकल के साथ, ट्रांसवर्स के साथ, जो लॉन्गिट्यूनल के साथ होता है बेटा। ठीक है, अब दूसरी बात इसके अंदर ये भी होती है बेटा, जो नेसेसरी जरूरी नहीं होती बेटा, कि सिमिलर वेव्स हैविंग डिफरेंट frequencies, wavelength and amplitude can superpose upon each other। ठीक है, ये जो होती है बेटा डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इनकी हो सकती है, जैसे बेटा रेड कलर और ग्रीन कलर आपस में मिक्स होके व्हाइट लाइट के अंदर आते हैं, तो सबकी फ्रीक्वेंसी अलग है, वेवलेंथ अलग है। सुपरपोजिशन के लिए जरूरी नहीं है कि फ्रीक्वेंसीज, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड्स सेम और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इंशाल्लाह कल जो हम करेंगे ये स्टेबल इंटरफेरेंस करेंगे और बीट्स करेंगे। ठीक है, तो एक दो दिन के अंदर इंशाल्लाह ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हम 9 चैप्टर के भी कुछ टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे, क्योंकि अब कंफर्म है कि पीएमसी ने ही टेस्ट लेनी है। मैंने आपको पहले भी बार बार कहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इतनी सिंपल नहीं होती जितनी नज़र आ रही होती है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो बंदा बोल नहीं सकता है। तो इस तरह से अब तो कंफर्म है कि पीएमसी ने ही टेस्ट लेना है, क्योंकि सेनेट का कोई भी सेशन अभी नहीं चल रहा। जो खबरें आ रही थी कि 15 अगस्त पे ये बिल होगा, ये होगा, वो होगा, तो सेनेट का कोई इजलास भी नहीं चल रहा अभी। अब ये सेनेट का इजलास कब होता है, 15 अगस्त के बाद कब होता है, 20 पे होता है, 25 पे होता है। अगर सेनेट का इजलास हो भी जाता है, उसमें से पास भी हो जाता है, तो भी प्रेसिडेंट की तरफ जाएगा, प्रेसिडेंट रिफ्यूज करेगा, वापस जाएगा, वापस आएगा, तब तक दिसंबर हो चुका होगा, पीएमसी रिजल्ट अनाउंस कर चुकी होगी। आपको पता है 7 सितंबर से टेस्टें शुरू हो रही है और चलते हुए प्रोसेस को कोई नहीं रोकेगा, उस प्रोसेस को वैसे ही चलना है। तो इसलिए इस चीजों के चक्कर में अब ना है, बैठ के आराम से सुकून से पीएमसी का जो सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़े। ठीक है, कल डिस्कस करते हैं।